गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं मजदूर और किसान आंदोलन, दलित वर्ग आंदोलन। तो पहला ले रहे हैं हम मजदूर आंदोलन। आधुनिक मजदूरों की संख्या में वृद्धि। 19वीं सदी के अंत तक कुछ प्रमुख क्षेत्रों रेलवे, कोयला खनन, जूट, कपड़ा आदि का औद्योगिकरण हो चुका था। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ मजदूरों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। श्रमिक वर्ग का उदय अपने आप में एक सामाजिक क्रांति थी। शुरू में भारतीय श्रमिक वर्ग ग्रामीण बेरोजगारों और गांवों में रहने वाले निर्धन तबके के लोगों से मिलकर बना था। औपनिवेशिक विस्तार के दबाव व नवीन सामाजिक प्रणाली ने उन्हें बेरोजगार कर दिया था और कृषि के सहारे जीवन यापन करना अत्यधिक कठिन होता जा रहा था। अब लेंगे हम मजदूर वर्ग के असंतोष के प्रारंभिक संकेत। औद्योगिक मजदूर वर्ग एक सीमा तक अपने शोषण को चुपचाप सहन करता रहा, फिर उनका असंतोष हड़ताल और प्रदर्शन के रूप में अभिव्यक्त होने लगा। मालिकों के शोषण, सरकार और पुलिस के अत्याचार और अधिकारियों के खिलाफ मजदूरों ने अपना असंतोष बहुत पहले अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है श्रमिक संघों का उदय। साधारण परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि भारत में मजदूर आंदोलन का इतिहास 1884 ईस्वी में बम्बई के मजदूरों की एक सभा से शुरू होता है, जिसे एन एम लोखंडी नामक एक स्थानीय संपादक ने बुलाई थी। इस प्रकार भारत में श्रमिक संघों का उदय एक गैर श्रमिक व्यक्ति की पहल पर हुआ। लोखंडी ने मजदूरों की मांगों का एक आवेदन पत्र तैयार किया, जो बम्बई के मजदूरों की तरफ से फैक्ट्री कमीशन को दिया जाने वाला था, और इस आवेदन पत्र में मांग की गई थी कि काम के घंटों पर पाबंदी लगाई जाए और सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिले, दोपहर में खाने पीने की छुट्टी दी जाए और दुर्घटनाग्रस्त मजदूरों को मुआवजा मिले। इस आवेदन पत्र पर लगभग 5000 मजदूरों ने हस्ताक्षर किए थे। ये लोखंडी साहब अपने को बम्बई मिल मजदूर एसोसिएशन का सभापति कहते थे। यद्यपि इस संघ का विधिवत गठन नहीं हुआ था, फिर भी इसका उल्लेख प्रथम मजदूर संगठन के रूप में किया जाता रहा है। मजदूरों में संगठन की कमी रही, फिर भी वे निष्क्रिय नहीं रहे और अपनी एकता का प्रदर्शन करते रहे। उस जमाने के मजदूर जिस तरह संघर्ष में एक दूसरे का साथ देते थे और उनमें प्राथमिक ढंग की जो वर्ग चेतना उत्पन्न हो गई थी, उसे कम करके नहीं आंकना चाहिए। 19वीं सदी के अंतिम दशक की हड़तालें ज़्यादा लंबी, बड़ी और संगठित थीं। नेक्स्ट लेंगे हम प्रथम महायुद्ध का प्रभाव। प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत में जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो रही थी और इस देश पर रूसी क्रांति तथा उसके बाद सारी दुनिया में उठने वाली क्रांतिकारी लहर का जो प्रभाव पड़ा था, उसके कारण भारत का मजदूर वर्ग मानो एक छलांग लगाकर कर्म भूमि में उतर आया। यहीं से भारत में आधुनिक ढंग के मजदूर आंदोलन का श्री गणेश हुआ। उस वक्त देश की आर्थिक हालात और राजनीतिक परिस्थिति दोनों ने ही मजदूरों में नई जागृति पैदा करने में मदद की। प्रथम महायुद्ध के दौरान देश में वस्तुओं की कीमतें दुगनी हो गईं, लेकिन मजदूरों के वेतन में इस हिसाब से बढ़ोतरी नहीं हुई थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियनवाद का उदय। इन परिस्थितियों में भारत का ट्रेड यूनियन आंदोलन पैदा हुआ। खास उद्योगों तथा केंद्रों की अधिकतर ट्रेड यूनियनें इसी काल में बनी। वैसे इस काल में 20 ट्रेड यूनियनें बनी थीं, जिनमें से कई तो बुनियादी तौर पर हड़ताल कमेटियां मात्र थीं। ऐसी यूनियनों में अधिक समय तक टिकने की शक्ति नहीं होती थी। मजदूर लोग संघर्ष के लिए तैयार रहते थे, परंतु यूनियन का दफ्तरी काम दूसरे लोग ही करते थे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक संघ कांग्रेस की रचना थी। कांग्रेस मजदूरों की उग्रवादी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहती थी, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप देशी पूंजीपतियों जो कांग्रेस के समर्थक थे को खतरा ना पहुंचे। इसी ध्येय को लेकर 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई और इसे विभिन्न ट्रेड यूनियनों से संबंध किया गया। इसका पहला अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बम्बई में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी। साम्यवादियों ने मजदूर एवं किसान पार्टियों के माध्यम से ट्रेड यूनियनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। सर्वप्रथम नवंबर 1925 में बंगाल में मजदूर किसान पार्टी स्थापित की गई थी, परंतु तब इसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस की लेबर एवं स्वराज पार्टी। इसके संस्थापकों में हेमंत सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद, काजी नजरुल इस्लाम आदि मुख्य थे। इसके बाद बम्बई, पंजाब और संयुक्त प्रांत में भी इसी तरह की प्रांतीय पार्टियां गठित की गई। दिसंबर 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में सभी
को मिलाकर अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी के माध्यम से मजदूरों और किसानों के मध्य साम्यवादी विचारधारा का जोरदार ढंग से प्रचार किया गया। अब नेक्स्ट लेंगे हम विभिन्न ट्रेड यूनियनों का एकीकरण। 1929 ईस्वी में सुधारवादियों ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नाम से एक अलग संगठन बना लिया था। इसके साथ 30 ट्रेड यूनियनें संबद्ध थी। 1931 में ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन तथा कुछ अन्य यूनियनें भी इसमें सम्मिलित हो गईं। 1936 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई में हुए अधिवेशन के मंच से फेडरेशन के सुधारवादी नेताओं से अपील की गई कि उन्हें मजदूरों के केंद्रीय नेतृत्व में एकता स्थापित करने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए और उन्हें विश्वास दिलाया गया कि एकता के लिए उनकी तमाम शर्तें मान ली जाएंगी यदि वे दो बुनियादी सिद्धांत स्वीकार कर लें। पहला यह कि ट्रेड यूनियन आंदोलन का आधार वर्ग संघर्ष है और दूसरा यह कि ट्रेड यूनियनों के अंदर जनवाद होना चाहिए। इस अपील का अच्छा परिणाम निकला। 1938 में नागपुर अधिवेशन के समय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस की प्रबंध समिति में दोनों हिस्सों को बराबर बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया। एक बार पुनः अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस मजदूर आंदोलन को एकजुट करने वाला संगठन बन गई। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जन्म। 1930-38 की अवधि के दौरान ट्रेड यूनियन आंदोलन बड़ी तेजी से फैला। अनेक नई यूनियनें बनी। 1928 में जहां पंजीकृत यूनियनों की संख्या केवल 29 थी, 1938 तक वह संख्या 296 पर पहुंच गई, जिसकी सदस्य संख्या 2,61,000 के आसपास थी। 1937 में हड़तालों की संख्या 379 पर पहुंच गई, जिनमें 6,47,801 मजदूरों ने हिस्सा लिया। इससे अधिक संख्या में मजदूरों ने इससे पहले कभी हिस्सा नहीं लिया था। सबसे ज़बरदस्त बंगाल की जूट हड़ताल रही। युद्ध के प्रारंभ में साम्यवादी नेतृत्व की ट्रेड यूनियनों ने कई बार हड़तालें करवाई, परंतु जब सोवियत रूस मित्र राष्ट्रों के पक्ष में आ गया तो भारतीय साम्यवादियों ने भी अपना रंग बदल लिया और वे ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने लगे। उन्होंने 1942 से 45 के मध्य किसी भी हड़ताल का नेतृत्व अथवा समर्थन नहीं किया। इसके विपरीत कांग्रेसी नेतृत्व वाली ट्रेड यूनियनों ने कई बार हड़तालें की, परंतु उनके नेताओं की गिरफ्तारी की वजह से वे कामयाब नहीं हुई। दूसरी तरफ साम्यवादियों को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफलता मिल गई। 1945-46 की अवधि में देश की स्थिति काफ़ी शोचनीय हो चुकी थी। युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही थी और आए दिन हड़तालों से आर्थिक जीवन को भारी क्षति पहुंच रही थी। सरकार स्थिति को नियंत्रण में लाने में असफल हो रही थी और साम्यवादी नित्य नए विवादों को जन्म दे रहे थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर एक नवीन भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाने का निश्चय किया, जिसमें केवल कांग्रेसी विचारधारा वाली यूनियनें ही शामिल हों। मई 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अस्तित्व में आ गई। तो ये था मजदूर और किसान आंदोलन के अंतर्गत मजदूर आंदोलन या लेबर मूवमेंट। अब नेक्स्ट में करेंगे हम किसान आंदोलन और दलित आंदोलन।